जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल D2M स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार मद्य निषेध और बिहार पुलिस न्यू भर्ती, जो कि दोस्तों आपका जल्द ही देखने को ये नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने किरण का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है, जो कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये आपका सेट नंबर 2 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों बता दूं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न दिए गए हैं। तो दोस्तों बता दूं कि इसमें आपके हिंदी के हैं, इसके अलावा दोस्तों इसमें आपके इंग्लिश के प्रश्न दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके इसमें आपका सोशल साइंस के प्रश्न हैं। इसके बाद दोस्तों आपका साइंस का प्रश्न दिया गया है। इसके बाद दोस्तों आपका करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। अगर आप देखेंगे सोशल साइंस में, तो सोशल साइंस में आपका दोस्तों पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और इसके अलावा आपके हिस्ट्री है। और दोस्तों बात करें साइंस में, तो साइंस में आपको सभी को पता होगा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। इतने सारे सब्जेक्ट से जो है प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे पहला जो आपका सेक्शन है ये दोस्तों आपका हिंदी का सेक्शन है, जिसमें दोस्तों हिंदी के 10 प्रश्न हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला आपका प्रश्न दिया गया है, नया दाना नया पानी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, यानी कि इस मुहावरे का अर्थ पूछा गया है नया दाना नया पानी। तो नया दाना नया पानी का जो अर्थ होता है वो होता है नई नौकरी। क्या हो जाएगा? नई नौकरी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आप सभी को पता होगा प्रत्यय जो लगता है ये दोस्तों शब्द के पीछे लगता है। तो लड़ाकू पे देखेंगे तो दोस्तों आपका है आकू आ रहा है। तो दोस्तों इसमें प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? आकू, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 3 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाले शब्द आपसे पूछा गया है। इसमें दोस्तों अध्यापन लिखा हुआ है, तो अध्यापन कौन सा सही है? तो आपको बता दूं ये अध्यापन जो सही लिखाता है वो दोस्तों कैसे लिखाता है? तो आधा ध और या और प और न। अब देखिए कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका 4 जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 4 दिया गया है कि अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है। इसमें बताना है कि अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन में, तो सेकेंड ऑप्शन जो है आपका विस्मयादि बोधक है। विस्मयादि बोधक का यूज कहाँ होता है? जो वाक्य में शोक होता है या चकित होते हैं, वाह क्या बात है, या बोलते हैं कि वाह कितना सुंदर नजारा है, तो उसमें दोस्तों हम विस्मयादि बोधक का यूज करते हैं। वहीं दोस्तों बात करें हम प्रश्नवाचक चिन्ह, जो कि आप देख पा रहे होंगे प्रश्नवाचक का चिन्ह दोस्तों जिसमें हम प्रश्न को पूछते हैं, जैसे तुम कहाँ से आ रहे हो, तो दोस्तों इसमें हम प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज करते हैं। पूर्ण विराम आप सभी को पता होगा, जब वाक्य अंत हो जाते हैं तो वहां पे हम पूर्ण विराम यूज करते हैं। और जो आप फर्स्ट ऑप्शन देख पा रहे होंगे ये दोस्तों आपका है अर्ध विराम, जो कि दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे विराम चिन्ह दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट विराम चिन्ह दिए गए हैं, जिसमें आपका पहला जो है अल्प विराम, जो कि आप चिन्ह देख पा रहे होंगे। इसके बाद है अर्ध विराम, फिर है आपके ये पूर्ण विराम है, ये उप विराम है, आप देख पा रहे होंगे उप विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह आप देख पा रहे होंगे ये योजक चिन्ह है। इसके बाद कोष्टक है, कोष्टक आप सभी को पता होगा, ये आपका उदाहरण चिन्ह है, उदाहरण चिन्ह है। इसके बाद दोस्तों ये आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ये सारे चिन्ह आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 5 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? जिसे कभी बुढ़ापा ना आए। तो दोस्तों बता दूं कि जिसे कभी बुढ़ापा ना आए इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। तो दोस्तों बता दूं कि जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे हम अजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अजर, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बता दूं कि अमर किसे कहते हैं? जिसे मृत्यु ना हो उसे हम अमर कहते हैं। यवन किसे कहते हैं? तो जवान या युवा अवस्था को हम यवन कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 6 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? शुक्ल का विलोम शब्द कौन सा है, यानी कि शुक्ल का विलोम शब्द पूछा है। तो शुक्ल का मतलब होता है सफेद या श्वेत, और इस शुक्ल का विलोम हो जाएगा कृष्ण, और कृष्ण का मतलब होता है काला या श्यामला। और दोस्तों आपने पढ़ा होगा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, जिसे दोस्तों हम कृष्ण पक्ष को अंधेरिया बोलते हैं और शुक्ल पक्ष को अंजोरिया बोलते हैं। 15-15 दिन का होता है, आपने इसे ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। आगे बढ़ेंगे।
प्रश्न संख्या 7 दिया गया कि भारत का पुरातनतम विद्यापीठ किसके द्वारा रचित कहानी है। भारत का पुरातनतम विद्यापीठ ये दोस्तों किसके द्वारा रचित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। किसके द्वारा, राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है इंडिया डिवाइडेड, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। मैंने पिछले सेट में कराया था कहानी का प्लॉट, जिसके कहानी के रचनाकार कौन है, तो शिव पूजन सहाय है। कौन है, शिव पूजन सहाय। इसके बाद दोस्तों हम बात करें महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का एक कृति है, रचना है यामा, और यामा के लिए इन्हें साहित्य पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें रामधारी सिंह दिनकर को, तो इन्हें दोस्तों उर्वशी के लिए साहित्य पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में दिया गया है। सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा के लिए दिया गया है। किसके लिए, चिदंबरा के लिए। ये सारे प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 8 दिया गया है। क्या प्रश्न आपका, परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग दोस्तों क्या होते हैं, तो शब्द के आगे लगते हैं। तो परिपूर्ण, परिपूर्ण मतलब दोस्तों इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो आप बोलेंगे कि परि उपसर्ग है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 दिया गया है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं, यानी कि वर्तमान समय में जो सभ्य समाज है वो श्रम विभाजन यानी कि कामों के बंटवारा को क्यों मानते हैं। तो ये दोस्तों क्यों मानते हैं, तो कार्य कुशलता के लिए, यानी कि कार्य अच्छे तरीके से हो पाए, कार्य कुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन की आवश्यकता मानती है। और ये जो बात करें श्रम विभाजन और जाति प्रथा, एक चैप्टर है क्लास 10th का, पहला चैप्टर आपका हिंदी का है, जो कि दोस्तों BR अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। और ये जो आप देख पा रहे होंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये इनके द्वारा एक भाषण था जिसका नाम था द शूद्रास, उसी का एक ये भाग है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 10 दिया गया है, अंदर आना मना है। इस वाक्य, इस जो बोला गया कि यह किस प्रकार का वाक्य है। अंदर आना मना है। मना है मतलब क्या किया जा रहा है, निषेध किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, निषेध किया जा रहा है, नहीं कि रोका जा रहा है। तो दोस्तों ये कौन सा वाक्य है, तो निषेधवाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। संकेतवाचक वाक्य क्या होते हैं, जिसमें हम संकेत करते हैं, यानी कि किसी चीज को इंडिकेट करते हैं, बताते हैं। यह कलम मेरा है, यह किताब मेरा है, यह गाड़ी मेरी है। तो ये दोस्तों वाक्य संकेतवाचक होते हैं। बात करें प्रश्नवाचक वाक्य, तो जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या आप खाली हैं, तुम्हारा नाम क्या है। तो इसमें दोस्तों कौन सा वाक्य हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। तो दोस्तों आपने पढ़ लिया होगा निषेधवाचक वाक्य जिसमें रोका जाए, संकेतवाचक जिसमें इंडिकेट किया जाए, प्रश्नवाचक दोस्तों वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 11 दिया गया है, कबीर के पद में कैसी बोली का प्रयोग किया गया है। तो कबीर के पद में दोस्तों कैसी बोली का प्रयोग किया गया है, तो सधुकड़ी बोली। कौन सी बोली, सधुकड़ी बोली। और दोस्तों बता दूं कि कबीर के वाणियों के संग्रह को बीजक कहा जाता है। कबीर के वाणियों के संग्रह को बीजक कहा जाता है। बीजों में दोस्तों 3 आते हैं, सखी आते हैं, शबद आते हैं और रामायणी आते हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे दोस्तों आपका इंग्लिश का प्रश्न है। इसमें दोस्तों 12 नंबर में आपसे पूछा गया है करेक्टली स्लिप्ड वर्ड आपको बताना है कौन सा सही लिखा हुआ है। कनेशियर आपको बताना है कनेशियर कौन सा लिखा हुआ है। तो कनेशियर में दोस्तों डबल एन और डबल एस होता है, डबल एन और डबल एस, यानी कि दोस्तों अगर आप इसमें देखेंगे तो कौन सा कनेशियर सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, CONNOISSEUR कनेशियर, ये आपका सही है। अगला दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 13 दिया गया है। क्या आपसे पूछा गया है कि ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है ये दोस्तों आपका है एक प्रकार का बोल सकते हैं तो मुहावरा है, और इसका अर्थ आपको बताना है। दोस्तों मुहावरा क्या है कि टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, यानी कि मरा हुआ घोड़ा को चाबुक से मारना। इसका दोस्तों अर्थ क्या हो जाएगा, तो जैसे मरा हुआ घोड़ा को हम चाबुक से मार रहे हैं तो हम अपने काम को वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, टू वेस्ट वंस एफर्ट, यानी कि जो हम एफर्ट लगा रहे हैं वो आपका वेस्ट जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों आपका 14 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका, ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शनल, यानी कि वैसा पार्टी कौन सा होता है जो एक ही पार्टी होता है और पूरे बोल सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी को अलाउड यानी कि फंक्शनल को देखता है। तो वैसे पार्टी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, तो टोटली
बोलते हैं, जिसे सर्ववादी पार्टी बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं। ओलिगेसी का मतलब होता है सामंतवादी। इसके बाद है डिक्टेटरशिप, मतलब होता है तानाशाही। और थियोक्रेसी का मतलब होता है धर्मवादी तंत्र। ये सब आपको ध्यान में रखना है वर्ड। आगे दोस्तों आपका यहाँ पे बोल्ड वर्ड दिया गया है। तो दोस्तों इसमें दिया गया है मोरीबंड। मोरीबंड का मतलब होता है मरने वाला, यानी कि जो एकदम मरते 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 यानी मरने वाला होता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइंग। यानी कि मोरीबंड का मतलब मरने वाले को बोलते हैं डाइंग। ऑप्शन नंबर 3। आगे दोस्तों आगे आपका दिया गया है कि इन ईच ऑफ दोज क्वेश्चन आउट द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग द वर्ड गिवन कैपिटल। यानी कैपिटल लेटर में जो ये आपका दिया गया है एपिटोम, इसका दोस्तों आपको बताना है ऑपोजिट। क्या बताना है? ऑपोजिट। और दोस्तों एपिटोम का मतलब होता है सार या संक्षिप्त। इसका दोस्तों हम बात करें ऑपोजिट दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो ऑपोजिट दोस्तों हो जाएगा इनकैरिनेशन, जो कि ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स बताना है कि द वेटर हैजेंट ब्रॉथ द कॉफ़ी। यहाँ पे दोस्तों येट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। दोनों में दोस्तों क्या भराएगा? येट भराएगा। इसमें भी येट और इसमें भी येट भराएगा। और आई हैव बीन हेयर फॉर येट एन आवर, जो कि ऑप्शन नंबर 17 जो हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 दिया गया है कि आई ऑलवेज फॉल, और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है ओल्ड फ्रेंड इन टाइम्स ऑफ नीड। यानी कि मैं हमेशा जब पुराने मित्र से मिलता हूँ तो कैसा पाता हूँ, मैंने कैसा ज़रूरत पड़ता हूँ, तो बैक ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैक ऑन। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। 20 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें आपको दोस्तों पेसिव एक्टिव वॉइस से प्रश्न दिया गया है। ये दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, पेसिव एक्टिव वॉइस, तो आपको पढ़ के जाना है। इसमें दोस्तों वर्ड दिया गया है ही कंप्लीटेड द स्टोरी ऑन टाइम। तो दोस्तों देखेंगे कंप्लीटेड जो है ये दोस्तों आपका वर्ब टू का फॉर्म है, क्योंकि दोस्तों कंप्लीटेड के पहले हैज हैव नहीं लगा हुआ है। तो दोस्तों इसमें आपका वाज वेयर का यूज होगा, वाज और वेयर का यूज होगा। तो वाज देखेंगे इसमें है और इसमें है, लेकिन देखेंगे कि ऑप्शन 3 और 4 में नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन आपका कट गया। अब बचा ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकेंड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकेंड में दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही द स्टोरी वाज कंप्लीटेड बाय हिम ऑन टाइम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपका बीइंग के चलते कट गया है, V4 का यूज हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे दोस्तों ये आपका मैथ का प्रश्न दिया गया है, तो एक एक मैथ के प्रश्न को हम सॉल्व करते हुए जाएंगे। कुछ प्रश्नों को मैंने पहले से ही सॉल्यूशन दे दिया है, क्योंकि दोस्तों वह काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। मैं दोस्तों आपको सॉल्यूशन भी समझा दूंगा, जिसमें दोस्तों पहला जो आपका 21 नंबर प्रश्न दिया गया है, क्या प्रश्न आपका दो संख्याओं का गुणनफल 225 है, यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो ये दोस्तों ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 5 बार में आएगा, 5 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको समझा दे रहा हूँ, दो संख्याएं दिया गया है, तो मान लेते हैं कि पहली संख्या A है और दूसरी संख्या B है, और ये दोनों का गुणनफल आपके पास दिया गया है। कितना दिया गया है? 225 दिया गया है। कितना दिया गया है? 225। उसमें से एक संख्या जो है आपका 45 दिया गया है, तो हमने मान लिया कि A का मान दिया गया है 45, और आपसे दूसरी संख्या पूछा, यानी कि B का मान आपसे पूछा गया है। तो B का मान हम कैसे निकालेंगे? तो B बराबर ये 45 इधर गुना में, तो इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी कि 225 और बट्टा में क्या हो जाएगा? 45। अब काटेंगे 45 के पहाड़ा में 225 आता है 5 बार में, यानी कि B का मान आ गया 5, यानी कि दूसरी संख्या हमारे पास निकल कर आ गया 5, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 22 दिया गया है। क्या प्रश्न आपका? A और B मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, A अकेले उसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो B अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। बोला गया है कि A और B मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं, तो ये 10 दिन में करते हैं, और A अकेला कार्य को
15 दिनों में करता है तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो 20, 10 और 15 का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्यों निकालते हैं, तो टोटल हम वर्क को पता कर देंगे, टोटल वर्क है क्या। तो 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा 30। क्या 30, यानी कि 30 जो आया है ये टोटल काम है। तो दोस्तों ए बी मिलकर काम को 10 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे होंगे, तो 10 से हम 30 को डिवाइड करेंगे तो हम बोलेंगे कि एक दिन में वो 3 यूनिट काम कर रहे हैं। ए जो है किसी काम को 15 दिन में करता है तो टोटल काम 30 है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 2 यूनिट काम कर रहा होगा। तो अगर आप देखेंगे कि ए प्लस बी मिलकर 3 दिन में कर रहे हैं और ए अकेले एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में एक, अगर आप 3 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास बी के कार्य करने की इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता आ जाएगा कितना, 1। यानी कि बी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है और टोटल काम आपका 30 है तो बी दोस्तों कितने दिन में काम करेगा, तो एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है तो 30 यूनिट काम को करने में कितना समय लगेगा, 30 दिन का समय लगेगा, जो कि दोस्तों कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आए होंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 23 दिया गया है कि क्या है प्रश्न आपका, कि यदि माध्य और माध्यिका के मान क्रमशः 4 और 5 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये दोस्तों बहुलक ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो दोस्तों बहुलक आप तभी ज्ञात कर पाएंगे जब आपको ये फार्मूला पता हो, जो आप देख पा रहे फार्मूला, ये फार्मूला पता रहेगा तभी आप बना पाएंगे। अगर आपको माध्य और माध्यिका दिया गया है तो बहुलक का फार्मूला होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो चलिए इस फार्मूले पे इसे रख देते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो माध्य का मान कितना दिया गया है, माध्य का मान दोस्तों 4 दिया गया है और इसके बाद माध्यिका का मान कितना दिया गया है, 5 दिया गया है और ये दोस्तों 3 से गुना हो जाएगा और ये 2 से गुना हो जाएगा और डिफरेंट यानी कि अंतर निकाल लेंगे। 5 दिया कितना होता है 15 और माइनस का 4 दूना का 8, तो अगर आप 15 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, यानी कि माध्य आपका निकल कर आ गया 7, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है ये आपका 24 नंबर दिया गया है। ये दोस्तों क्लास 12 का प्रश्न है जो कि दोस्तों काफी बड़ा है। क्या बोला गया है कि एक बैग में 13 सफेद और 7 काले बॉल हैं, बेहतरीन तरीके से 2 बॉल निकाले जाते हैं। क्या बोला गया है कि एक बैग में 13 सफेद और 7 काले बॉल हैं और बेतरतीब तरीके से दोनों बॉल निकाले जाते हैं, इनके एक ही रंग के होने की संभावना क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न को हम फैक्टोरियल जो है ये आप निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर एक बॉल का बोलता है कि सफ़ेद निकालने की प्रायिकता क्या होगा, तब दोस्तों हम निकालते हैं टोटल संभावनाएं और टोटल आपके सफ़ेद बॉल, तो टोटल संभावनाएं 13 और 7 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर बोलता है कि एक सफ़ेद बॉल निकालने की प्रायिकता क्या होता तो हम 13/20 हम बता देते हैं। अगर बोलता है कि 7 काले बॉल की प्रायिकता क्या होगा तो हम 7/20 को बता सकते थे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि 2 बॉल निकाला गया है, 2 बॉल आपसे पूछ लिया गया है, इसलिए दोस्तों ये प्रश्न आपके फैक्टोरियल से बनेंगे। तो टोटल संभावनाएं आपके पास 20 है, कितना है 20 है। मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। तो पहले हम 20 का फैक्टोरियल निकाले हैं। फैक्टोरियल दोस्तों ये आप फॉर्मूला देख पा रहे होंगे NCR, इस फॉर्मूले पर हमने निकाला है। तो 20 का फैक्टोरियल हमने निकाला है तो हमारे पास टोटल फैक्टोरियल दोस्तों 190 आया है। फिर 2 सफ़ेद का फैक्टोरियल हमने निकाला है तो 78 आया है। फिर 2 काले का फैक्टोरियल निकाला है तो 21 आया है। अब दोनों का पूछा गया था तो 78 और 21 को जोड़ दिए हैं तो आपका हो गया है 99 और टोटल फैक्टोरियल आया था 190, यानी कि 99/190 हो जाता इस प्रश्न का राइट आंसर, जो कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 99/190। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस प्रश्न को। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 25 दिया गया है। क्या प्रश्न आपका, यदि एक वस्तु की कीमत 30% कम हो जाती है तथा उसकी खपत 10% बढ़ जाती है तो वस्तु पर खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी आसान पूछा गया है, परसेंटेज का ये प्रश्न है। क्या बोला गया है कि यदि एक वस्तु की कीमत 30% कम हो जाती है तो हम लिखते हैं -30, कितना -30। फिर बोला जा रहा है कि उसकी खपत 10% बढ़ जाती है तो +10। अब प्लस माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और फिर दोनों को गुना कर देना है 30 गुने 10 और बटा में 100। सॉल्व कर लेंगे। 30 में से 10 को घटाएंगे तो -20 और -30 गुने 10 300 हो जाएगा और 300 को अगर आप काटेंगे यहाँ से 0 से 0 तो क्या बचा 3, तो हो जाएगा -23। -23 क्या इंडिकेट करता है कमी को, तो -30% आपका कमी है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बता दूं कि ये जो आप देख पाओगे ये फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, जब भी आपको बढ़ती और घटत मिले तो इसका फार्मूला होता है, क्या होता है A + B
और प्लस में a इंटू बी बटा में 100। ये दोस्तों फार्मूला होता है, तो आपको इस फार्मूला को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो दोस्तों इस फार्मूले को इस प्रश्न को और भी तरीके से सॉल्व किया जा सकता था। तो चलिए हम उस तरीकों को भी आपको दिखा दे रहे हैं कि ये किस तरीके से प्रश्न को और हम सॉल्व कर सकते थे बेसिक तरीका से। ये तो दोस्तों हमने फार्मूला यूज करके जो है निकाला है। तो चलिए बोला गया है कि वस्तु की कीमत में 30% कम हो जाती है, 30% कम हो जाती है। मान लेते हैं पहले वस्तु का कीमत 100 रुपया था, क्या था 100 रुपया, और 30% कम हो गया है, यानी कि 100 का 30% 30 होता है, यानी कि 30 कम हो गया, तो अब वस्तु का कीमत कितना हो गया 70 रुपया हो गया। आपको ध्यान में रखना है, ये दोस्तों आपका प्राइस है, क्या है प्राइस है। इसके बाद उसकी खपत में, यानी कि दोस्तों हम बोल सकते हैं खपत को इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेशन या कुछ बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि खपत आपका है, खपत दोस्तों क्या होता है 10% बढ़ जाता है, 10% बढ़ जाता है, मतलब कि पहले हम 100 यूज़ कर रहे थे, 100 सामान यूज़ कर रहे थे, तो अब दोस्तों हम 110 सामान यूज़ कर रहे हैं। तो बोला कि खर्च में कितना वृद्धि या कमी हुआ है। तो पहले दोस्तों 100 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा आपका, तो इतना हो गया आपका, हो गया कितना, तो ये 10,000 हो गया। अब दोस्तों यहाँ से गुना करेंगे, 11 सत्ते 77 और फिर हो जाएगा 00। तो पहले हम इतना खर्च हो रहा था, अब खर्च इतना हो गया, तो हम बोलेंगे कितना का कमी हुआ है। तो कितना का कमी हो गया है, तो अगर आप देखेंगे तो आपका 2300 का कमी हुआ। कितना का कमी हुआ है, 2300 का कमी हुआ है। कितना पे कमी हुआ है, तो 10,000 पे 10,000 को बटा के नीचे लिखना है। और दोस्तों ये फ्रैक्शन में आ गया, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, 20 से 20, 20 से 20। तो दोस्तों कितना का कमी हुआ है, 23% का कमी हुआ है, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपका बेसिक तरीका था, और ये दोस्तों हमने फार्मूला को यूज करके निकाला है। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 26 दिया गया है। 26 नंबर आपका प्रश्न है कि यदि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने के लिए 30 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है। तो दोस्तों आपका जो ये किसी रेलगाड़ी अगर किसी खंभे को पार करती है, तो अपने ही दूरी को पार करती है, कैसे। तो जैसे मान लेते हैं कि ये आपके पास जो है, आपके पास ये खंभा है, और ट्रेन अगर आप इधर से ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन खंभे को पार कब करेगी, जब ट्रेन इस तरीके से यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो जो ट्रेन अगर खंभे को पार कर रही है, तो ये अपने ही लंबाई को पार कर रही है। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रेन का जो लंबाई है वही आपका डिस्टेंस है, क्या है, वही आपका डिस्टेंस है। तो हम डी बराबर लिखेंगे, डी आपका दिया गया है कितना, 30 मीटर है। कितना है, 30 मीटर है, यानी कि डिस्टेंस आपके पास दिया गया है 30 मीटर। और आपके पास टाइम दिया गया है कि 30 सेकंड में पार करती है, यानी कि टाइम दिया गया है 30 सेकंड। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेलगाड़ी की गति क्या है, यानी कि स्पीड आपसे पूछा गया। स्पीड बराबर होता है डी बटा में टी, यानी कि डिस्टेंस बटा में टाइम होता है। डिस्टेंस आपका दिया गया है 30 मीटर, और टाइम दिया गया है 30 मीटर नहीं है, 300 मीटर है। तो आपका डिस्टेंस 300 मीटर हो गया, और टाइम आपका दिया गया है 30 सेकंड, यानी कि 300 बटा में 30। और ये दोस्तों मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम 18 बटा 5 से गुना करते हैं। 5 से इसको काटेंगे 60 बार में, 30 से काटेंगे इसको 2 बार में, 18 दूना का 36 हो जाएगा, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये आपका ट्रेन का स्पीड है, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 27 दिया गया है। 27 नंबर प्रश्न दिया गया कि समान, क्या बोला गया है कि समान मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज की योजनाओं में निवेश किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज योजना में 2 वर्षों के पश्चात क्रमतः 3360 रुपये तथा 2800 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। यदि ब्याज का दर 40% है तो मूलधन कितना है, यानी कि आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है, यानी कि मूलधन पूछा गया है। तो दोस्तों इस फार्मूले को यूज करके आप निकाल सकते हैं CI माइनस SI, दोनों का डिफरेंट देखेंगे तो 3360 में से 2800 को घटाएंगे तो डिफरेंट आपका 1560 हो जाएगा। और पी आपको निकालना है तो पी लिखेंगे, और आर का मान कितना दिया गया 40%, तो 40 बटा में 100, और इसको काटेंगे तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3500 आ जाएगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। ये प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये प्रश्न आपका ट्रिगोनोमेट्री का है, जिसमें दिया गया है कि यदि cot थीटा बराबर 1/√3, तो 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ब्रैकेट में है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये कॉट थीटा का मान दिया गया है 1/√3,
और ये 1/√3 जो है एक कॉट 60 डिग्री का मान है। किसका है? कॉट 60 डिग्री का मान है। तो आपको क्या करना है कि जहाँ जहाँ आपके साइन स्क्वायर थीटा दिखे, कॉस स्क्वायर थीटा दिखे, कॉसेक स्क्वायर थीटा दिखे, सेक थीटा दिखे, तो इसमें क्या करना है कि 60 डिग्री का मान रख देना है। तो 2 माइनस 60 डिग्री का मान जो भी होता है वो आपको रख देना है और इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर है तो स्क्वायर करना है और फिर प्लस है तो प्लस और इसका 60 डिग्री का मान रख के दोनों को ऐड कर देना, नहीं कि सॉल्व कर लेना है। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा, एक बार देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 28 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, 5 आंसर आएगा। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले नंबर प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है ये 29 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका कि 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त परस्पर एक दूसरे को काटती है और उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी सेंटीमीटर में कितना है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। जैसे आपके पास दो वृत्त दिया गया है तो हम यहाँ पे एक वृत्त यहाँ पे ले लिए, एक वृत्त और ले लिया और दोनों दोस्तों एक दूसरे को काटती है। क्या करती है? काटती है। तो दोस्तों हमने काट दिया है दोनों वृत्त को और बोला गया है कि पहले का जो लंबाई है, पहले का हम मान लेते हैं कि सबसे पहले जीवा, उभयनिष्ठ जीवा जो है 18 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस वाले जीवा का लंबाई आपके पास दिया गया है कितना? 18 सेंटीमीटर। ये दिया गया है 18 सेंटीमीटर। अब देखेंगे यहाँ पे दोस्तों इसका क्या होगा, यहाँ पे इसका केंद्र होगा और इसका केंद्र यहाँ पे होगा इस वृत्त का। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो केंद्र से जो त्रिज्या दिया गया है वो पहले वाले को 15 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है? 15 सेंटीमीटर दिया गया है। ये त्रिज्या हमने मान लिया 15 सेंटीमीटर। और दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ से तो इस वाले का लंबाई आपसे पूछा गया है और इसका देखेंगे तो दूसरे वाला का भी दिया गया है। कितना दिया गया है? तो 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा बड़ा वाला जो जीवा आपके पास दिया गया है इसका लंबाई दिया गया है कितना? 18 दिया है। तो हम बोल सकते हैं कि 9 इधर भी है और 9 इधर भी है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है समकोण त्रिभुज बन रहा है। आप देख पा रहे यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज निकालने का अगर आप देखेंगे तो इसमें बेस दिया गया है और आपका हाइट दिया गया है और आपका लंब निकालना है, यानी कि इस वाले भाग निकालना है। इतना लंबाई निकालेंगे फिर इसका लंबाई निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा का लंबाई निकल जाएगा। तो चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आप सभी ने पढ़ा होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। कितना होता है? 81। और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 225 में से 81 को घटा देंगे कितना आएगा? 5 में से गया 4 और 22 में से 8 यानी कि 12 में से 4 144 से अंडर रूट 144 हो जाएगा। तो बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो ये आ जाएगा कितना? 12। इसके बाद इसका निकाल लेंगे, इस वाले को कैसे निकालेंगे? तो हम करेंगे क्या, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। माइनस करेंगे आएगा 3 और 6 63। कितना? 63। तो 63 को हम कैसे लिखेंगे? 9 × 7। ऐसे अंडर रूट रहेगा तो 9 को बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा? 3 √7। तो पहला का हमारा आया था 12 का लंबाई और दूसरा का आया था 3√7। तो ये दोस्तों पूरा लंबाई हो गया, जो कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर जो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे ये आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। सारे दोस्तों आप देखेंगे तो 3 से 4 प्रश्न जो हैं आपके क्लास 10th के डायरेक्टली पूछे गए हैं। बाकी दोस्तों आपके जो हैं प्रॉफिट एंड लॉस जो अर्थमेटिक प्रश्न होते हैं वो आपके पूछे गए हैं। अब देखेंगे ये दोस्तों अलजेब्रा का प्रश्न दिया गया है। क्या दिया गया है कि a + b + c = 5 है, a² b² c² = 27 दिया गया है, aq + bq + cq का मान दिया गया है 123 है। तो 4ac का मान पूछा गया। तो 4ac हम कैसे निकालेंगे? तो 4ac निकालने के लिए सबसे पहले हम a b c का मान हमें पता होना चाहिए। तो a b c निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया है, इस फार्मूला को यूज़ किया है जो आप देख पा रहे होंगे। ये फार्मूला दोस्तों है AQ - BQ + CQ बराबर आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? AQ - BQ + CQ - 3ABC बराबर होता है A + B + C और होता है A²। कितना होता है? A² प्लस में B² प्लस में C² माइनस का AB माइनस का BC माइनस का CA। तो अगर आप देखेंगे तो सबका मान दिया गया है, इसका भी मान दिया गया है। अब देखेंगे तो ABC का मान भी आपका ABC का मान दिया है या नहीं?
तो ए बी सी का मान भी नहीं दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसका मान दिया गया है और इसका मान आपसे इसका मान नहीं दिया गया है। तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हमने ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकाला है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। तो इस फार्मूला पर हमने रखा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमारे पास कितना दिया गया है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान हमारे पास दिया गया है, आप देख पा रहे आपका 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर हमने कर दिया बराबर है, तो बराबर अब देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया गया है 27, तो हमने यहाँ पे 27 रखा है, प्लस का यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए नहीं दिया गया तो इसके जगह पे हम वही सेम चीज़ लिख दिए हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 25 और बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 27 प्लस का 2, तो 27 हम इधर लेके आए हैं, तो 25 माइनस का 27 हो जाएगा और बराबर में 2। अब 25 में से 27 घटाएंगे तो माइनस का 2 बटा में 2, इसको काटेंगे तो माइनस का 1, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर सी ए बराबर कितना आ गया माइनस का 1। अब दोस्तों इस माइनस का 1 यही हमको पता करना था, अब इसी में हमने -1 का मान रख दिया है। जैसे ए प्लस बी प्लस सी दोस्तों ये आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान दिया गया है 125, तो 125 हमने लिख दिया यहाँ पे, और माइनस का 3ab यहाँ पे लिख दिया है, और बराबर में ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, तो आपका 5 कितना हो जाएगा 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर का मान दिया गया 27, और माइनस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो, और मान आया था ए प्लस बी सी प्लस सी ए का मान आया था -1, तो माइनस का 1। अब 125 का 125 लिखे हैं, माइनस का 3ab ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या किया कि 27 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 27 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा 28, और 28 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 140। अब देखेंगे तो माइनस का 3abc ये 125 जो है इधर आके घट जाएगा, तो 140 में से 125 हमने घटाया तो कितना आया प्लस का 15, यानी कि माइनस 3abc बराबर आ गया कितना 15 बटा में 3, यानी कि abc बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये गुना में है तो इधर आके हो जाएगा भाग में, तो प्लस का 15 बटा में -3 काटेंगे तो माइनस का 5, यानी कि abc का मान आ गया माइनस का 5। हमसे पूछा है 4abc का मान, तो -5 में 4 से गुना कर देंगे जो कि दोस्तों आपका आया माइनस का 20 दोस्तों कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो आप देख पा रहे होंगे 30 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षरों को चयन कीजिए, यानी कि दोस्तों ये रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे कि पी आता है 16 पे, टी आता है 20 पे, इसके बाद एस आता है 19 पे और 24 पे आता है एक्स, ओ आता है 15 पे, एन आता है 14 पे। अब दोस्तों हम देखेंगे तो आपका पी से हो गया है कितना एस, यानी कि कितना बढ़ा है, तो 3 बढ़ा है, तो 3 इसमें बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 18, और 18 पे कितना आता है 8। टी से हो गया है कितना एक्स हो गया, यानी कि प्लस का 4 हुआ है, और अगर आप 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, कितना 18, तो यहाँ पे हो जाएगा आर। आर देखेंगे कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या जो है आपका 32 दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए, विषम कौन सा है ये आपसे पूछा गया है, तो सबका नंबरिंग लिख लीजिए। ए आता है 1 पे, डी आता है कितना पे 4 पे, 7 पे, 10 पे, आई आता है 9 पे, एल आता है 12 पे, ओ आता है 15 पे, आर आता है 18 पे, ई आता है 5 पे, एच आता है 8 पे, के 11 पे, ए 14 पे, पी आता है 16 पे, एस आता है 19 पे, भी आता है 22 पे, 24 पे। अब देखेंगे एस 1 से 4 हो गया, 3 बढ़ा 3 बढ़ा 3 बढ़ा, इसमें 3 बढ़ा 3 बढ़ा 3 बढ़ा 3 बढ़ा 3 बढ़ा 3 बढ़ा, इसमें 3 बढ़ा, इसमें दोस्तों कितना बढ़ा, इसमें 19 20 21 22, तो 19 20 21 22 3 बढ़ा, और इसमें कितना बढ़ा है 2 बढ़ा है, तो ये दोस्तों आपका अलग है इसलिए ये आपका विषम है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 33 दिया गया कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है, यानी कि लुप्त आपका है तो आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक स्थान पे क्या आएगा। तो चलिए हम देखते हैं, एस आता है कितना पे 19 पे, क्यू आता है 17 पे, ओ आता है 15 पे, ये आता है 13 पे, यानी कि देख रहे हैं सब में 2 माइनस हुआ है, सब में 2 माइनस है, माइनस का 2 करेंगे तो कितना जाएगा 11, 11 पे क्या आएगा के देखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला दोस्तों 34 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, त्रिभुज आपको बताना, एक त्रिभुज यहाँ पे, एक त्रिभुज यहाँ पे, 2 त्रिभुज हो गए, इसके बाद देखेंगे एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, तो 4 त्रिभुज आपके हो गए। अब देखेंगे तो आपको दिख पा रहा होगा ये आपका एक प्रकार का त्रिभुज बन गया, तो ये त्रिभुज तो आपका हो ही गया है। अब देखेंगे दोस्तों ये वाला त्रिभुज आपके पास बना है, तो एक त्रिभुज हो गया। आप देखेंगे कि एक त्रिभुज और ऐसे बन रहा है, तो एक त्रिभुज आपका और हो गया,
तो टोटल कितना 6 त्रिभुज। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 34 का क्या हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि 6 आपके त्रिभुज है। कितने त्रिभुज हैं 6 आपके त्रिभुज हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका कितना दिया गया है 35 नंबर। 35 नंबर बोला गया कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, यानी कि इसको कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट दोस्तों हम कैसे करेंगे, तो सब फिगर कैसे बनेगा, तो अगर आप देखेंगे तो इसके समानांतर एक रेखा ऐसे हो जाएगा इस तरीके से, फिर इसके सामने एक रेखा होगा इस तरीके से, और दोस्तों ये आपका कैसे ऐसे होगा। देखेंगे अगर आप तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए, इस तरीके से बनेगा। अब देखेंगे इस तरीके से कौन में दिया गया है, तो अब अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड दिख पा रहा होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों आपका सामाजिक विज्ञान स्टार्ट होता है, सोशल साइंस। तो इसमें दोस्तों आपका पहला जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 36 दिया गया है कि 1937 में चेन्नई में मुथैया चिदम्बरम चेट्टियार ने निम्नलिखित बैंकों में से किस बैंक की स्थापना की थी। तो इन्होंने इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। अगला आपका 37 नंबर प्रश्न है, पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते हैं, बल्कि इनकलाब तलवार के विचारों की शान की तेज होती है और यही चीज जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। यह वाक्य निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी में से किसका है। तो आपका वाक्य क्या है, पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है और यही चीज था जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। यह जो वाक्य है ये दोस्तों किसका वाक्य था, तो ये जो वाक्य था ये आपके भगत सिंह, किसका था, भगत सिंह का था। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, मैं नास्तिक क्यों हूँ, और इन्होंने ही इनकलाब जिंदाबाद का भी नारा दिया था। आगे बढ़ेंगे। 38 नंबर प्रश्न दिया गया है कि सत्थामकोटा झील किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों बता दो कि सत्थामकोटा झील जो है ये आपके केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में है, केरल राज्य में स्थित है। और केरल राज्य में स्थित झील दोस्तों आपका है काजीवेला झील है, अष्टमुडी झील है, कुजीवेला झील है, वेम्बनाड झील है। ये दोस्तों आपके झील सारे केरल में है। प्रश्न संख्या 39 दिया गया कि भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया। तो भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड दोस्तों ये किस वर्ष में लागू किया गया था, तो 1963 में। ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है। तो इंदिरा सागर बांध जो है किस राज्य में स्थित है, जो कि दोस्तों ये आपका कंक्रीट गुरुत्व बांध है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, जो कि नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर दोस्तों सरदार सरोवर नदी भी है, जो कि दोस्तों ये गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों 41 नंबर प्रश्न है, सरकारी बैंकों में अनर्जक संपत्तियों यानी कि एनपीए पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई है, अनर्जक संपत्तियों की रिपोर्ट के लिए। तो दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा पनीर सेल्वम समिति, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 42 दिया गया, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। इस अधिनियम में राज्य वित्तीय निगमों की स्थापना का प्रावधान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1951 ईस्वी। क्या हो जाएगा 1951 ईस्वी। प्रश्न संख्या 43 दिया गया, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो पद्मा के नाम से जानी जाती है दोस्तों गंगा। क्या हो जाएगा गंगा। ब्रह्मपुत्र को दोस्तों हम बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिलन दोस्तों मेघना के नाम से जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, फूलों की घाटी उद्यान स्थित है। तो फूलों की घाटी दोस्तों आप सभी को पता होगा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में दोस्तों कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो राजा जी नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, गोविंद नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी दोस्तों है। इसके बाद बात करें जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में है सलीम अली नेशनल पार्क और डाची ग्राम दोस्तों ये आपके जम्मू कश्मीर में है। फूलों का त्यौहार दोस्तों इसके बधुकुंबा के नाम से जानते हैं, बधुकुंबा उत्सव। फूलों का त्यौहार को हम बधुकुंबा उत्सव के नाम से जानते हैं, जो कि तेलंगाना में मनाया जाता है। अगर बात करें हम शांत घाटी मौन घाटी, तो ये दोस्तों आपके केरल राज्य में है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 45 दिया गया कि पिंगली वेंकैया को आज भी किस विशेष कारण से याद किया जाता है। तो दोस्तों किस लिए याद किया जाता है, तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। तिरंगा की बात करें, इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3:2 है। अगर आपसे चौड़ाई और लंबाई पूछे तो 2:3 है। पहली बार विदेश में भारतीय झंडा को मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था 1907 ईस्वी में स्टुअर्ट जर्मनी में। इसे भारतीय क्रांतिकारी महिला भी कहा जाता है। अगला दोस्तों आपका 46 नंबर प्रश्न दिया गया है कि गाहिरा माथा अभ्यारण्य उड़ीसा में के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। तो ये गाहिरा माथा अभ्यारण्य दोस्तों उड़ीसा में है। ये किस लिए फेमस है, तो ये कछुओं के लिए फेमस है।
कछुए की यहाँ पे 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, इसके लिए फेमस है। अगला आपका है गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न में से पुकारा जाता था। तो सोने के सिक्कों को गुप्त काल में दिनार के नाम से पुकारा जाता था और सोने के सिक्के काफ़ी जो हैं आपके यहाँ से ही मिले थे, यानी कि कहाँ से, गुप्त काल में, और गुप्त काल को स्वर्णम काल भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 48 दिया गया, किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ताप्ती नदी को। किसे? ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी दोस्तों ये संतपुड़ा और अजंता के बीच से बहती है। वहीं दोस्तों बात करें नर्मदा, नर्मदा दोस्तों ये आपकी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसे चंचल नदी, कुंवारी नदी के नाम से जाना जाता है। और नर्मदा दोस्तों ये विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से बहती है। प्रश्न संख्या 49 दिया गया है कि चट्टान अनुक्रमण के विवरण और उनके सामान्य समय तापक्रम के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, हस्तांतरित शैल विज्ञान। क्या बोलेंगे? हस्तांतरित शैल विज्ञान। ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 50 नंबर आपका प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील जो है देश के किस राज्य में है। वेम्बनाड झील आप सभी को पता होगा, ये दोस्तों केरल राज्य में हो जाएगा, जो कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, 50 नंबर आपका प्रश्न दिया गया, वार्ड गांव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ। तो वार्ड गांव का सम्मेलन दोस्तों किस वर्ष में हुआ था, तो ये दोस्तों 1779 में हुआ था। और प्रथम आंग्ल मराठा के समय जो हुआ था ये आपका वार्ड गांव सम्मेलन। और दोस्तों बता दूं कि प्रथम आंग्ल मराठा वार जो है 1575 से 1782 में शुरू हुआ, पुरंदर की संधि से शुरू हुआ था और समाप्त दोस्तों सालाबाई की संधि से हुआ था। प्रश्न संख्या 52 दिया गया कि कुछ ही फर्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को क्या कहा जाता है। तो कुछ ही फर्मों के प्रभुत्व वाली बाजार को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, तो हम उसे बोलते हैं अल्पाधिकार, यानी कि कुछ। एकाधिकार को बोलते हैं एकाधिकार का मतलब होता है कि जो क्रय विक्रेता होते हैं वो सिर्फ एक ही होते हैं। इसमें पूर्ण प्रतियोगिता को बोलते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं उसे पूर्ण विक्रेता कहते हैं। तो भारत में दोस्तों कौन सा है? पूर्ण विक्रेता, यानी कि बेचने वाले बहुत हैं, अगर एक बेचने वाले रहेंगे तो उसकी मनमानी चलेगी। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका 53 नंबर प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना महाराणा प्रताप से युद्ध किया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अकबर। 1576 में हुआ था हल्दी घाटी के युद्ध और अकबर विजय हुआ था। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 54 दिया गया कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक दोस्तों बिहार, अपना राज्य बिहार में है, 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। वहीं दोस्तों बात करें सबसे कम, अगर बात करें तो सबसे कम दोस्तों सिक्किम में है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यूटी में बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अगर देखें जाएंगे तो सबसे अधिक दोस्तों दिल्ली का है। बिहार में दोस्तों बात करें तो बिहार में दोस्तों सबसे अधिक दोस्तों शिवहर का है और सबसे कम आपका कैमूर का है। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका 55 नंबर प्रश्न है, खाली स्थान एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार की चट्टानों से अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट की पटचरचना यानी कि बैंडिंग होती है। तो उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 56 दिया गया, भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक न हो। तो किससे अधिक नहीं होनी चाहिए, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 लाख। क्या हो जाएगा? 20 लाख। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका 57 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा मौद्रिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, ग्रेशम का नियम। क्या हो जाएगा? ग्रेशम का नियम। 58 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है कलेरू झील किस राज्य में स्थित है। कोलेरू झील। तो दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश राज्य में। कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में। 59 नंबर आपका प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय की शक्तियां किस
में निहित है। तो राष्ट्रपति चुनाव से इसका दोस्तों पावर सर्वोच्च न्यायालय का होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। 60 नंबर आपका प्रश्न है, वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शुजा उद दौला। किसने? शुजा उद दौला। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। यहाँ से दोस्तों आपके साइंस के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का एक अपक्षयी विकार है और कई स्थितियों में एक है जो मनोभ्रंश का कारण बनता है? मानसिक कार्यों का एक प्रगतिशील गिरावट जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति हानि और भ्रम होता है। तो दोस्तों इसका जो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्जाइमर रोग। क्या हो जाएगा? अल्जाइमर रोग। 62 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि विद्युत प्रतिरोध की एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है। अगला आपका 63 नंबर प्रश्न है, बेसाइल कैलमेट ग्यूरिन वैक्सीन जिसे बीसीजी वैक्सीन कहा जाता है निम्नलिखित में से किस बीमारी को रोकने के लिए लगाया जाता है? बीसीजी का टीका दोस्तों टीबी के लिए लगाया जाता है जिसे तपेदिक यक्षमा क्षय बोलते हैं। तो बीसीजी का टीका इसलिए लगाया जाता है। पोलियो की टीका दोस्तों खोज किया था जॉन साल्क ने और ड्रॉप का खोज किया था सेबिन ने। अगला आपका 54 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा जो है ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हड्डियां। क्या हो जाएगा? हड्डियां। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्स लिंक्ड एसोसिव डिसऑर्डर है जो फंक्शनल प्लाज्मा जो है कोजोटिंग फैक्टर 8 की कमी के कारण होता है जो वंशागत हो सकता है, सहज उत्तराधिकार से उत्पन्न हो सकता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हीमोफीलिया। क्या हो जाएगा? हीमोफीलिया। अगला 66 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की किरणें आंखें के सामने जिस बाहरी और पारदर्शी संरचना से होकर आंख में प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? तो उसे श्वेत पटल कॉर्निया कहते हैं। अगला आपका 67 नंबर प्रश्न दिया गया, पके केले में पाए जाने वाला प्रमुख अम्ल है। पके केले में पाए जाने वाला जो प्रमुख अम्ल है वो दोस्तों कौन सा है? तो आपका है मौलिक अम्ल। मौलिक अम्ल दोस्तों सेब में पाया जाता है, ध्यान में रखना है। फॉर्मिक अम्ल दोस्तों चींटी के डंक में पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करें लैक्टोज यानी कि दोस्तों आपके दही में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 68 दिया गया है, खाली स्थान अन्य नाम से सेमोटोट्रोपिन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्ध हार्मोन को बोलते हैं सेमेटोट्रोपिन। आगे बढ़ेंगे। अगला 69 नंबर प्रश्न, सभी परमाणुओं में से पाए जाने वाले स्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण हैं। तो नकारात्मक चार्ज वाले कण जो हो जाएंगे वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। और 70 नंबर प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना एक उदाहरण है। तो जो है लोहे पर जंग लगना दोस्तों क्षरण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षरण। और लोहे पर जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ता है, ये भी ध्यान में रखना है। अगला आपका प्रश्न दिया गया, गैस जब बिजली गुजरता है तब नारंगी रंग की रोशनी देती है, यह आमतौर पर प्रदीप्त प्रकाश में इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? तो नियॉन। क्या हो जाएगा? नियॉन। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 72 नंबर प्रश्न है, चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो चूने का जो रासायनिक नाम होता है आप सभी को पता होगा, कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, रगड़ कर सफाई और ब्लीच की प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद 99% कपास किस पॉलीमर के बना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, सेलुलोज का। आगे बढ़ेंगे। अगला 74 नंबर प्रश्न है, वह प्रक्रिया है जिसमें हवा में मौजूद जल वाष्प तरल पानी में बदल जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संघनन। क्या हो जाएगा? संघनन। 75 नंबर प्रश्न है, पत्ते के तने जैसे हिस्से होते हैं जो अंकुर को तने से जोड़ते हैं। तो वह दोस्तों क्या होते हैं? तो आपके डंठल होते हैं। क्या होता है? डंठल। ऑप्शन सेकंड। अगला आपका है, फूलों के रंग लाल, गुलाबी, नीला, बैगनी मुख्यतः जो है वर्णक से आते हैं वे कहे जाते हैं, यानी कि किस वर्णक के कारण जो फूलों का रंग लाल, गुलाबी, नीला, बैगनी होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिक। क्या हो जाएगा? एंथोसाइनिक। ऑप्शन नंबर 4। अगला आपका है, मानव त्वचा, बाल और आंख को उनका रंग देने वाले रंजक पिगमेंट का क्या कहा जाता है?
तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बोलते हैं मेलानिन। क्या बोलते हैं? मेलानिन। ऑप्शन सेकंड राइट है। 78 नंबर प्रश्न है, किसी दिए गए क्षेत्र में सभी जीनोपादक जंतु की कुल संख्या कहलाती है, तो दोस्तों उसे क्या कहलाती है, तो बायोमास। आगे बढ़ेंगे। 79 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है जो खून के थक्के, हड्डी जो है चयापचय, खून में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करने की भूमिका निभाता है। तो आप सभी को पता होगा विटामिन के कमी के कारण ही खून का थक्का नहीं बन पाता है। विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी होता है, विटामिन बी के कमी के कारण बेरी और विटामिन ए के कमी के कारण रौसंदी होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, बी का थायमिन होता है और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक होता है। अगला आपका 70 नंबर प्रश्न है, एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को कहा जाता है, तो पतली परत को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो कैम्बियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैम्बियम। ऑप्शन 4 राइट है। अगला आपका है, रेडियो एक्टिविटी का एसआई मात्रक, तो दोस्तों वेकुरल होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर है। ये दोस्तों आपका साउंड का हो जाएगा डेसिबल। साउंड को किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। अगला दोस्तों 82 नंबर प्रश्न है, आंखों के आंसू निम्न में से किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो आंखों के आंसू दोस्तों लेक्राइमल ग्रंथि से होता है, जो कि कहाँ दिया गया है? लेक्रिमल ग्लैंड दिया गया है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। ज्योति तीव्रता का दोस्तों क्या होता है? कैंडेला। एम्पियर दोस्तों विद्युत धारा का होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला 84 नंबर प्रश्न है, किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि का श्रव्य सीमा क्या है, यानी कि कितना से कितना तक वो सुन सकता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला आपका 85 नंबर प्रश्न है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती हैं, तो रडार में दोस्तों कौन सी तरंगे यूज किए जाते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म तरंगे। ऑप्शन 3 राइट है। यहाँ से दोस्तों समसामयिकी मामले यानी कि करंट अफेयर्स के प्रश्न दिए गए। क्या प्रश्न आपका? रानी की वाव यानी कि रानी के स्पेट स्टेपवेल जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में है, कहाँ स्थित है रानी की वाव, तो रानी की वाव दोस्तों ये कहाँ स्थित है, आप सभी को पता होगा, ये दोस्तों गुजरात राज्य में है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका है 87 नंबर प्रश्न, पानसी तोमर जो 7 बार राष्ट्रीय चैंपियंस बन चुके हैं, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं पानसी तोमर, तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 लंबी घुड़दौड़ से हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 88 नंबर प्रश्न है, हिंदी की महानतम साहित्यिक कृतियों में से एक महाकाव्य कामायनी का लेखक कौन है? कामायनी के लेखक कौन है? कामायनी के लेखक आप सभी को पता होगा जयशंकर प्रसाद हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका है 89 नंबर प्रश्न, बेलगावी शहर किस राज्य में है? बेलगावी आप सभी को पता होगा कर्नाटक में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। 90 नंबर प्रश्न, मोहिनी अट्टम की नर्तकियां द्वारा चमकीली सुनहरी बॉर्डर की अलंकृत किस रंग की साड़ी पहनती है, तो हल्का सफेद होता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91 दिया गया, मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? मुद्रा पावर प्लांट दोस्तों ये गुजरात राज्य में है। अगला आपका प्रश्न संख्या 92 दिया गया, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है ये दोस्तों आपका हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न, 20वीं सदी में किस प्रख्यात उपन्यासकार और कवि ने पिंजर का लेखन किया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा अमृता प्रीतम। अगला आपका 94 नंबर प्रश्न है, सूर्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? सूर्य महोत्सव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न, किस वर्ष में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों का एक दिवसीय विश्व कप जीता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2011। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 96 नंबर प्रश्न, मुख्यमंत्री पोषित मोइना 2.0 योजना किस भारतीय राज्य ने शुरू की गई है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा असम राज्य में। 97 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने हाल ही में किस देश को दक्षिण एशिया में लिंग आधारित वेतन असमानता के मामले में सबसे खराब देशों में से एक बताया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा पाकिस्तान। अगला 98 नंबर प्रश्न, कौन सा भारतीय राज्य जो है 10,000 करोड़ रुपए में मेगा टेक्सटाइल पार्क के विकास के साथ एक प्रमुख हथकरघा केंद्र बन रहा है, तो दोस्तों ये कौन से स्टेट में बन रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तेलंगाना राज्य में। अगला 99 नंबर प्रश्न है, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने क्रमशः जवान और 12वीं फेल के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, तो दोस्तों ये कैवें नंबर हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 71 में।
100 नंबर प्रश्न है, भारत ने स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से अग्नि 5 मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चांदीपुर उड़ीसा। दोस्तों बता दो कि भारत ने चांदीपुर उड़ीसा में स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से अग्नि 5 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन थे जो कि दोस्तों आपके कंप्लीट हुए। अगले वीडियो में दोस्तों हम सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।